हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार भाई सभी को। प्रकाश वाला चैप्टर हमारा चल रहा था और आज लाइट का हमारा पार्ट 5 है। इंद्रधनुष रेनबो फॉर्मेशन के बारे में हम लास्ट में पढ़ रहे थे। इंद्रधनुष के बारे में क्या है रेनबो फॉर्मेशन, कल मैंने आपको बताया था उसके बारे में। इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है वो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। इसके अलावा वर्ण विक्षेपन पर आधारित है, लेकिन इसमें वर्ण विक्षेपन के साथ साथ टीआईआर भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है और डिस्पर्सन भी होता है। तीनों ही घटनाएं इसके अंदर घटित होती हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे थे रेनबो फॉर्मेशन के लिए आवश्यक शर्तें हमने पढ़ ली थी कि आवश्यक शर्तें कौन सी हैं। तो शर्त कौन सी थी कि पहली शर्त तो थी कि जिस भाग में सूर्य दिखाई देता है ठीक उसके विपरीत भाग में बारिश का होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा क्या था कि इंद्रधनुष देखते समय व्यक्ति की पीठ हमेशा सूर्य की तरफ होती है। किधर होती है व्यक्ति की पीठ? हमेशा सूर्य की तरफ होती है। तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी हमारी कि दोपहर 12 बजे रेनबो नहीं बनता है। दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं बनता है क्योंकि इस समय सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर पाया जाता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इंद्रधनुष जो होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। इंद्रधनुष जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सबसे पहला आता है प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। और एक आता है द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो। प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है, सेकेंडरी रेनबो क्या होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में दो बार अपवर्तन होता है, जब दो बार रिफ्रैक्शन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, एक बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको बोलते हैं प्राइमरी रेनबो। क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेनबो। तो दो बार अपवर्तन और एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दो बार अपवर्तन तथा एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होता है। दो बार तो अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन प्लस एक बार क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और क्या होगा? एक बार वर्ण विक्षेपन होगा। डिस्पर्सन। अगर ये घटनाएं घटित हो रही हैं तो किसका निर्माण होगा? प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण होगा, प्राइमरी रेनबो का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? प्राइमरी रेनबो का निर्माण होता है। और ध्यान रखना, प्राइमरी रेनबो जो होता है ना, इसमें बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है और लाल रंग सबसे ऊपर होता है। इसके अंदर बैंगनी रंग जो होगा वो तो सबसे नीचे होता है तथा लाल रंग जो होता है वो कहां पर होगा? सबसे ऊपर होगा। यानी BIVG/OR ऐसे होता है। देखो ये BIVG/OR, तो R जो होगा ना, ये तो सबसे ऊपर होगा और
बी का मतलब क्या हो जाएगा, बैंगनी, वॉयलेट सबसे नीचे होगा। ठीक है, तो बैंगनी रंग सबसे नीचे होगा, लाल रंग सबसे ऊपर होगा। दर्शन कोण का मान इसमें 42 डिग्री होगा। दर्शन कोण का मान कितना होगा, 42 डिग्री होगा। अत्यधिक चमकीला दिखाई देता है, ये स्पष्ट दिखाई देता है। अत्यधिक चमकीला तथा स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो ये तो हमारा कौन सा प्राइमरी रेनबो हो गया। एक आता है सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष कब बनेगा, जब 2 बार अपवर्तन और 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन और 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तब क्या बनता है, सेकेंडरी रेनबो का निर्माण होता है। और वर्ण विक्षेपण जो होता है ना, वो तो कितनी बार होगा, 1 बार ही होता है। तो 2 बार अपवर्तन, 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन, 2 बार अपवर्तन प्लस 2 बार पूर्णांतिक परावर्तन प्लस 1 बार वर्ण विक्षेपण। यदि ये घटनाएं हो रही हैं तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रेनबो कहा जाता है। इसमें लाल रंग नीचे होता है, बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है। इसमें लाल रंग सबसे नीचे होता है तथा बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है। लाल रंग सबसे नीचे होता है, बैंगनी रंग सबसे ऊपर होता है। इसमें दर्शन कोण की बात करें अपन, दर्शन कोण कितना बनता है, तो दर्शन कोण इसमें होता है 51 डिग्री। कितना होता है, 51 डिग्री होता है। ये प्राइमरी की अपेक्षा थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, तो ये कम चमकीला होता है। यह कम चमकीला होता है तथा धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, ये धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा सा स्पष्ट कम दिखाई देता है, कम चमकीला होता है। जिस स्थान पर रेनबो बनेगा, जिस स्थान पर इंद्रधनुष बनता है, वो पृथ्वी तल से 45 डिग्री के अक्षांश पर झुका होना चाहिए। कितने पर झुका होना चाहिए, 45 डिग्री के अक्षांश पर झुका हुआ होना चाहिए। तो एक नोट लिखेंगे, नोट लगा करके, कि जिस स्थान पर इंद्रधनुष बनेगा, जिस स्थान पर इंद्रधनुष बनेगा, वह स्थान पृथ्वी तल से 45 डिग्री के अक्षांश पर होना चाहिए। 45 डिग्री के अक्षांश अक्षांश पर होना चाहिए, 45 डिग्री के अक्षांश पर होना चाहिए। किरण की दिशा, पहला पॉइंट। दूसरा, किरण की दिशा जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, उनसे 42 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। कितने डिग्री का, 42 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। तो किरण की दिशा सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों में 42 डिग्री का कोण बनानी चाहिए। 42 डिग्री का क्या बनानी चाहिए, कोण बनाना चाहिए। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो इसमें अपन रेनबो फॉर्मेशन के बारे में बात
कर चुके हैं। अगली जो घटना आती है हमारी, वो आती है प्रकाश का व्यतिकरण, जिसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस। अगला घटना का नाम लिखेंगे प्रकाश का व्यतिकरण। मेन घटनाएं तो हमारी हो चुकी हैं, बाकी छोटी छोटी 3 घटनाएं और हैं। प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है प्रकाश का व्यतिकरण? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो कोई प्रकाश की किरणें हैं, उनका एम्पलीट्यूड समान है, आयाम समान है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी समान है, डायरेक्शन सेम है, सेम दिशा के अंदर संचित हो रही है। अगर उनमें सेम दिशा में संचित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती, एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है। कहीं मैक्सिमम हो सकता है, कहीं मिनिमम हो सकता है, कहीं अधिकतम हो सकता है, कहीं न्यूनतम हो सकता है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रकाश का व्यतिकरण के नाम से जाना जाता है। तो प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो दो लगभग समान आयाम में लिखेंगे पहले, तो लगभग समान आयाम सिमिलर एम्पलीट्यूड, समान आयाम, समान आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, समान आयाम, समान आवृत्ति तथा समान दिशा में संचरित होने वाली प्रकाश किरणें, लाइट वेव्स, एक दूसरे पर अध्यापित, ओवरलैप्ड, अध्यारोपित होती हैं। एक दूसरे पर क्या होती हैं? जब दो प्रकाश किरणें हैं जिनका एम्पलीट्यूड सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम दिशा में जा रही हैं, वो दोनों किरणें आगे जाकर एक दूसरे पर क्या हो जाएंगे? अध्यारोपित होती हैं। जब वो एक दूसरे पर ओवरलैप्ड होती है, अध्यारोपित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, जिससे माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर जिससे माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन अधिकतम या न्यूनतम होता है, अधिकतम या न्यूनतम होता है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश को, इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, दो लगभग समान आयाम, समान आवृत्ति, समान दिशा में संचित होने वाली प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो जिससे माध्यम के अलग अलग बिंदुओं पर कहीं तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन अधिक होता है, कहीं न्यूनतम होता है। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। और व्यतिकरण से संबंधित पहला प्रयोग जो किया गया था, वो एक वैज्ञानिक थे, यंग। उन यंग वैज्ञानिक के द्वारा 1802 में किया गया था। कब किया गया था? 1802 में किया गया था। व्यतिकरण की घटना में याद रखना, न तो ऊर्जा का निर्माण होता है, न ही ऊर्जा का विनाश होता है, ना तो ऊर्जा बनती है, न ही ऊर्जा नष्ट होती है। तो व्यतिकरण से संबंधित पहला प्रयोग, नीचे अगला पॉइंट लिखेंगे, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस। व्यतिकरण से
संबंधित पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यंग द्वारा 1802 में किया गया। किसके द्वारा किया गया था? यंग द्वारा 1802 में किया गया था। व्यतिकरण की घटना में न तो ऊर्जा का निर्माण होता है न ही ऊर्जा का विनाश। तो व्यतिकरण घटना में न तो ऊर्जा बनती है न ही ऊर्जा नष्ट होती। ये व्यतिकरण अपन को याद रखना है। अब व्यतिकरण पर कुछ 2-3 उदाहरण हैं, वो उदाहरण थोड़ा सा अपन को याद रखना है। तो व्यतिकरण के उदाहरण या व्यतिकरण पर आधारित घटनाएं। व्यतिकरण के उदाहरण, व्यतिकरण पर आधारित घटनाएं। व्यतिकरण पर आधारित घटनाओं में सबसे पहला, जैसे कई बार हम देखा हो पानी फैला हुआ है, उस पर कोई ऑयल फैल गया, तेल फैल गया, तो तेल की परत चमकीली दिखाई देती है, उसमें क्या होता है? प्रकाश का व्यतिकरण होता है। साबुन के बुलबुले होते हैं ना, वो थोड़े कलरफुल दिखाई देते हैं, हल्के पिंक पिंक, कभी ग्रीन पिंक ग्रीन ऐसे दिखाई देते हैं। इसका कारण भी क्या है? प्रकाश का व्यतिकरण है। तो जल की सतह पर फैली हुई परत का, जल की सतह पर फैली हुई परत का, जल की सतह पर फैली हुई परत का चमकीला दिखाई देना। दूसरा, साबुन के बुलबुलों का चमकीला दिखाई देना। ठीक है, तो ये भी किसमें आता है? प्रकाश के व्यतिकरण के अंदर ही आता है। अगली जो घटना आती है वो आती है प्रकाश का विवर्तन। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? प्रकाश है, ये कोई अवरोधक है, माना कि ये कोई बैरियर है या अवरोधक है, लाइट की वेव जा रही है, ये इसे किनारों से टकराई, किनारों से टकरा के प्रकाश किरण मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई, इधर मुड़ गई। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का किसी अवरोधक के किनारों से टकराकर मुड़ने की घटना को या अंदर की ओर मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है, या इसको बोलते हैं अपन डिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्रैक्शन। तो प्रकाश का किसी अवरोधक के किनारों से, प्रकाश का किसी अवरोधक के किनारों से अंदर की ओर मुड़ जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। प्रकाश की ये घटना क्या कहलाती है? डिफ्रैक्शन कहलाती है, विवर्तन कहलाता है। प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है, वेवलेंथ होती है, वो अवरोध के कणों से यदि कम होगी तो प्रकाश का विवर्तन भी क्या होगा? कम होगा। हमेशा याद रखना, प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है ना, वो अवरोध के कणों से कम होती है, इसलिए विवर्तन कम होता है। जबकि साउंड जो होता है, ध्वनि, वो ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो अवरोध के कणों से हमेशा ज्यादा होती है, इसलिए ध्वनि का जो विवर्तन होता है वो अधिक होता है। एक दो कमरे हैं पास पास में, एक कमरे में कोई व्यक्ति बोल रहा है तो उसकी आवाज दूसरे में चली जाती है, लेकिन लाइट नहीं जाती। आपने इस कमरे में बल्ब जलाया है तो इसी में उजाला होगा, इसका उजाला उस कमरे में नहीं जाएगा। इसका कारण क्या है? प्रकाश का विवर्तन है। इसका कारण है तरंग दैर्घ्य का ज्यादा और तरंग दैर्घ्य का कम होना।
तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वो अवरोध के कणों से कम होती है। वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो जो होती है वो अवरोध के कणों से कम होती है। अवरोध के कणों से क्या होती है? कम होती है, इसलिए प्रकाश का विवर्तन कम होगा। प्रकाश का विवर्तन क्या होगा? कम होगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का विवर्तन क्या होगा? कम होगा। और ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वेवलेंथ ऑफ साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है वो अवरोध के कणों से अधिक होती है। अवरोध के कणों से क्या होती है? अधिक होती है, इसीलिए ध्वनि का विवर्तन अधिक होता है। ध्वनि का विवर्तन क्या हो जाएगा? अधिक होगा। क्लियर है बात यहां तक? इसीलिए एक कमरे में लाइट जलाने पर दूसरे कमरे में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए एक कमरे में लाइट जलाने पर दूसरे कमरे में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जबकि एक कमरे से ध्वनि की आवाज दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। एक कमरे से ध्वनि की आवाज दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। एक कमरे से ध्वनि की आवाज दूसरे कमरे में पहुंच जाती है। ये घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का विवर्तन। तो कोई आपसे पूछे कि भाई एक कमरे से अपन आवाज लगाते हैं या पर मैं बोल रहा हूँ, ये तो चलो एकदम चारों तरफ से पैक है, बाकी नॉर्मली एक कमरे में से अपन बोलते हैं, जैसे मैंने यहाँ से आवाज लगाई, गेट खुला हुआ है तो बाहर तक आवाज पहुंच जाती है, तीसरे कमरे तक, चौथे कमरे तक पहुंच जाती है। लेकिन यही चीज अपन लाइट की बात करें तो लाइट नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो अवरोध के किनारों से क्या होती है, अवरोध के कणों से क्या होती है? कम होती है। साउंड की क्या होती है? ज़्यादा होती है। इसीलिए एक कमरे में लाइट चलाने पर दूसरे कमरे में उस लाइट नहीं पहुंच पाती है, जबकि एक कमरे से ध्वनि की आवाज़ लगाने पर दूसरे कमरे में ध्वनि पहुंच जाती है। अब बात करते हैं विवर्तन का। एक उदाहरण याद रखना, सीढ़ी में विभिन्न रंगों का चमकना। इसका एक उदाहरण याद रखना, सीढ़ी आती है ना, उस सीढ़ी में आप देखते हो, सीढ़ी को ऐसे हल्का सा ऐसे हिलाना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कलर दिखाई देते हैं। सीढ़ी में विभिन्न रंगों का चमकना। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का विवर्तन। अगली जो घटना आती है उसको बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है? हम जब कभी रात में गाड़ी चलाते हैं तो सामने वाली गाड़ी का जो फॉक्स आता है ना, तो चकाचौंध उत्पन्न करता है, जिसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। उस चकाचौंध को कम करना ही प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है, और वो चकाचौंध कम होती है गाड़ियों में पोलेराइड का यूज करने से। तो पोलेराइड लगा होता है ना, एक काली पट्टी लगी रहती है शीशे पर ऊपर, उसको पोलेराइड कहते हैं। वो पोलेराइड क्या काम करता है, जो प्रकाश फैल रहा है ना इधर उधर, उस सबको इकट्ठा कर देगा, एक प्लेन एंगल में लाके रख देगा उनको। उसको बोलते हैं प्रकाश का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। तो जैसे ये तो है, ये प्रकाश आ रहा है कोई लाइट से, ये लाइट आ रही है साहब, ये लाइट निकल रही है इस तरीके से। अब एक पोलराइड लेयर लगाई अपन ने, ये पोलराइड परत है, ये पोलराइड परत पड़ी, और फिर बाद में इनको क्या कर देगा, ये एकदम प्लेन कर देगा, ध्रुवित कर देगा इनको, अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित कर देगा ये, इसको बोलते हैं ध्रुवित प्रकाश। पोलराइड लाइट बोलते हैं। और ये जो आएगा वो कैसा आएगा, ये अध्रुवित प्रकाश आएगा। कैसा आएगा, ये अध्रुवित प्रकाश आता है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहा जाता है। तो जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश सभी दिशाओं में फैलता है, सभी दिशाओं में फैलता है, तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। नॉन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं, या इसको क्या कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। ये अध्रुवित प्रकाश जो होता है वो हमारी आंखों पर चकाचौंध उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करेगा, ये चकाचौंध उत्पन्न करता है। और इस अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड फिल्म की सहायता से गुजारा जाता है। इस अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड फिल्म की सहायता से गुजारा जाता है। अध्रुवित प्रकाश को पोलराइड फिल्म की सहायता से गुजारा जाता है, और प्रकाश में फिर गुजरने के बाद प्रकाश में जो कंपन होते हैं ना, वो सभी एक ही तल में क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहा जाता है। तो प्रकाश के कंपन एक ही तल में सीमित हो जाते हैं। प्रकाश के कंपन एक ही तल में क्या हो जाते हैं, सीमित हो जाते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का ध्रुवण के नाम से जाना जाता है। ध्रुवण प्रकाश तरंगों में घटित होती है घटना। कई बार आता है, क्या ध्रुवण की घटना ध्वनि तरंगों में घटित होती है? नहीं, यह घटना ध्वनि तरंगों में नहीं होती है,
प्रकाश तरंगों में ही होती है, क्योंकि ध्रुवण की घटना हमेशा अनुप्रस्थ तरंगों में होती है। और अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं वो कौन सी होती है? प्रकाश तरंगें होती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो ध्रुवन प्रकाश तरंगों में घटित होता है। ये लिखेंगे अगला पॉइंट, ध्रुवन प्रकाश तरंगों में घटित होता है। वन जो होता है ना, वो किस में घटित होता है? प्रकाश तरंगों में घटित होता है, क्योंकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अर्थात माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है? अर्थात माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। क्या होते हैं? माध्यम के कण जो होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं या लंबवत होते हैं। अब ध्रुवण के कुछ उदाहरण हैं। ध्रुवण के उदाहरण, और ध्रुवण के उदाहरण में है, पहला है जैसे गाड़ियों के शीशे वगैरह होते हैं उन पे पॉलराइड फिल्म चढ़ी होती है। एक इसमें आता है धूप के चश्मों में भी कई बार पॉलराइड का यूज करते हैं। तो 3D मूवी देखने का भी आप गए हो मूवी हॉल में तो अलग से चश्मे मिलते हैं, वो पॉलराइड युक्त चश्मे होते हैं ताकि चकाचौंध उत्पन्न नहीं हो। तो गाड़ियों के शीशे पर पॉलराइड फिल्म चढ़ाना, गाड़ियों के शीशों पर पॉलराइड फिल्म चढ़ाना गाड़ियों के शीशों पर। दूसरा, धूप के चश्मों में, धूप के चश्मों में। तीसरा अपन बात करें तो 3D मूवी देखते समय, 3D मूवी देखते समय पॉलराइड युक्त चश्मों का प्रयोग किया जाता है। ये सारे किसके उदाहरण हैं? ये ध्रुवण के उदाहरण हैं, पोलराइजेशन के एग्जाम्पल हैं ये। तो ध्रुवण की घटना हो गई, तो ध्रुवण का मतलब क्या हुआ? ध्रुवण का मतलब हुआ कि जो प्रकाश आता है सीधा किसी भी रिसोर्स से जब सीधा प्रकाश आता है तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं उसको? अनपोलराइज्ड लाइट बोलते हैं, या उसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। फिर उस अध्रुवित प्रकाश को एक पोलराइड युक्त लेयर से गुजारा जाता है, फिर वो प्लेन दिशा में या एक ही दिशा में क्या हो जाता है? उसके कंपन सीमित हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? ध्रुवित प्रकाश के नाम से जानते हैं। जैसे अपन बात करें, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलने वाला प्रकाश पहले तो सभी दिशाओं में फैलता है, जब सभी दिशाओं में फैलता है तो उसको अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, नॉन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये हमारी आंखों में क्या उत्पन्न करता है? चकाचौंध उत्पन्न करेगा। क्या उत्पन्न करेगा? ये हमारी आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करता है। फिर अध्रुवित प्रकाश को पोलराइज्ड फिल्म की सहायता से इसको पास किया जाता है, इसको गुजारा जाता है। फिर प्रकाश के जो कंपन हैं वो सभी एक ही तल में सीमित हो जाते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं, पोलराइजेशन कहा जाता है। ध्रुवण की घटना प्रकाश तरंगों में ही होती है, ध्यान रखिएगा। ये साउंड वेव्स के अंदर नहीं होती है, ध्वनि तरंगों में नहीं होती। प्रकाश तरंगों क्यों? क्योंकि प्रकाश तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है, और ध्रुवण की घटना के लिए कैसी तरंगे चाहिए? अनुप्रस्थ ही चाहिए। ध्रुवण के उदाहरण क्या है? गाड़ियों के शीशों पर पोलराइड युक्त फिल्म का यूज करना, धूप के चश्मों में 3D मूवी देखने जाते हैं तो वहां पर पोलराइड युक्त चश्मों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इन सभी के अंदर ध्रुवण की घटना घटित होती है।
एक इंद्रधनुष हमने पढ़ा था, एक छोटा सा एक पार्ट रह गया था, रंग, कलर। कई बार प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग, प्राइमरी कलर, तो लाल होता है, एक हरा ग्रीन होता है, एक नीला ब्लू होता है। लाल, हरा, नीला। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? लाल होगा, हरा होगा, और एक कौन सा होगा? नीला होगा। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? सेकेंडरी कलर। द्वितीयक रंग की बात करें तो कौन कौन से होंगे? देखो, लाल और हरा मिला दें तो बनता है पीला। कौन सा बनेगा? पीला बनेगा। लाल और नीला मिला दें, लाल और नीला मिलाने पर बनता है, लाल और नीला मिलाने पर बनता है मैजेंटा। 2000 का नोट आता था ना बीच में, जैसे हल्का पिंक कलर का, उसको बोलते हैं मैजेंटा कलर। लाल और नीला मिलकर मैजेंटा। और एक आता है हरा प्लस नीला, ये मिलकर क्या बनते हैं? पिकॉक नीला बनता है। क्या बनता है? पिकॉक नीला बनता है। इसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी कलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेकेंडरी कलर कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? द्वितीयक रंग कहते हैं। तो ये हमारी दोस्तों प्रकाश से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें हमने प्रकाश क्या है, प्रकाश से महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ये सारी घटनाएं, सारी बातें हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अपन बात करेंगे, इसका जो अगला पार्ट आता है लाइट वाले चैप्टर का, वो आता है इसमें तो दर्पण पढ़ना है अपन को, मिरर पढ़ना है, एक इसमें लेंस के बारे में पढ़ना है, और दृष्टि दोष वगैरह, आंख वगैरह भी इसमें पढ़नी पड़ेगी। तो अब हेडिंग लगाइए इसमें दर्पण। अब अपन बात करते हैं इसमें दर्पण के बारे में। तो एक पड़ाव हमारा पूरा हो चुका है, अगले पड़ाव पर आते हैं इसमें दर्पण। दर्पण को बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? दर्पण को मिरर कहते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है एलडीसी में कि दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। थर्ड ग्रेड में भी आया हुआ है, दर्पण किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो दर्पण याद रखना, परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो कई सारे दर्पण के, अभी जो अपन दर्पण पढ़ेंगे ना, दर्पण लेंस, हर एक लाइन से पुरानी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ चुका है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होता जिसमें मिरर का क्वेश्चन नहीं आता है। मिरर का क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है, चाहे वो रीट भर्ती परीक्षा में आया हुआ है, थर्ड ग्रेड में भी आया हुआ है, एलडीसी में भी आया हुआ है, और भी जितने भी एग्जाम लगते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, सभी के क्वेश्चन ज़्यादातर हमारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हर एक लाइन से प्रश्न बन चुका है। तो फिर अब कैसे बनेगा? अब थोड़ा सा लैंग्वेज को बदल के प्रश्न बनता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सब पुरानी लैंग्वेज पे प्रश्न नहीं आता, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं, ठीक है, तो उनमें भी 2026 में वही इसी तरीके के प्रश्न आ रहे हैं। हाँ, हो सकता है किसी प्रश्न को थोड़ा सा ज़्यादा घुमा के पूछ सकता है। तो लेवल थोड़ा सा यही बदला है कि वह चीज़ों को थोड़ा सा, एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 क्वेश्चन हमसे पूछता है। सत्ता छत के रूप में कर सकता है, मैचिंग कर सकता है, या कथन अभिकथन कारक के रूप में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दर्पण की अपन बात करते हैं, मिरर की। दर्पण चाहे कोई हो, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। सभी प्रकार के दर्पण, सभी प्रकार के दर्पण इस सिद्धांत पर काम करेंगे, परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन। सभी प्रकार के जो दर्पण हैं वो किस पर काम करते हैं? परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। मिरर जो होते हैं, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स हो, चाहे कॉनकेव हो, सभी परावर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। दर्पण की एक सतह पर जो मिरर सरफेस होती है,
वन साइड, इस पर चांदी तथा पारे का लेप चढ़ा होता है। किसका लेप चढ़ा होता है? अर्जेंटम, चांदी प्लस पारा। और ये किसका काम करता है? परावर्तक सतह का काम करता है। परावर्तक सतह का काम करता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस का काम करता है। आपने देखा होगा घर में अपना जो शीशा होता है, कभी उसको तोड़ के देखना, छोटे शीशे को तोड़ना, पीछे की तरफ चांदी और पारे का लेप चढ़ा होता है, जैसे हल्का गेरुआ रंग की परत होती है। वो किसका काम करता है? वो काम करेगा, याद रखना, रिफ्लेक्टेड सरफेस का। किसका काम करेगा? रिफ्लेक्टेड सरफेस का काम करता है। और ये परावर्तक सतह का काम करता है। दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिरर। दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समतल दर्पण, को प्लेन मिरर कहते हैं। एक होते हैं गोलीय दर्पण, तो को स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो टाइप्स के होते हैं। एक तो उत्तल दर्पण, अपतल दर्पण। तो एक तो उत्तल दर्पण हो गया, एक कौन सा हो गया? अपतल दर्पण हो गया। एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, एक कॉनकेव मिरर हो गया। दर्पण दो प्रकार के, समतल और गोलीय। सबसे पहले अपन जो बात करते हैं वो समतल दर्पण के बारे में बात करते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण का मतलब होता है, चाहे कोई भी परावर्तक पृष्ठ है उसका, यदि समतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? समतल होता है। समतल दर्पण का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, परावर्तक सतह है, वो कैसी होगी? याद रखना, प्लेन होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। ये जो मैं बता रहा हूं, ये हर एक लाइन से क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, और ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इन्फिनिटी होती है। क्षमता जो होती है प्लेन मिरर की, वो कितनी होती है? शून्य होगी। क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? शून्य होती है। अगर हम बात करें समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, इमेज कैसी बनती है, तो समतल दर्पण के द्वारा जो इमेज बनती है वो आभासी बनती है, सीधी बनती है, और पार्श्वी रूप से उल्टा बनता है प्रतिबिंब। लेटरल इन्वर्सन इमेज बनती है। लेटरल इन्वर्सन का मतलब होता है कि बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है। जैसे कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लेन मिरर के सामने यदि आपने दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़ रखा है तो मिरर में कैसे दिखोगे आप दिखोगे बाएं हाथ से दाएं कान को पकड़ते हुए। अगर आपके कोई निशान इधर बना हुआ है तो आपके इधर दिखेगा, इधर बना हुआ है तो वो इधर दिखेगा। इसका मतलब ये हुआ कि दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग किधर दिखाई देता है? दाईं तरफ दिखाई देता है। इसीलिए प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? याद रखना, आभासी। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होगा। ये आभासी सीधा क्या होता है और वास्तविक क्या होता है? आभासी का मतलब होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, जिसकी इमेज नहीं बनती है। अपन आगे पढ़ेंगे स्थितियों में, कई बार ऐसा होता है ना, किरणों को फैला दिया। अब किरणें जब फैलेंगी तो वो कभी आगे मिलेंगी क्या? नहीं मिलेंगी भाई। कोई चीज ऐसे है, ये किरणें अब कभी आगे मिलेंगी क्या? कभी नहीं मिल सकती। तो इनको पीछे मिलाना पड़ेगा। तो ऐसे मिलाना पड़ता है, उसको बोलते हैं आभासी। और एक होता है किरणें यूं जा रही हैं तो ये तो जहां टकराएंगी, जहां काटेंगी, वहां पर क्या बन जाएगा? इमेज बन जाएगा। तो उसको अपन बोलते हैं वास्तविक। क्या बोलते हैं? वास्तविक। तो प्रतिबिंब वास्तविक भी होते हैं, आभासी भी होते हैं। वास्तविक को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, उसकी इमेज बनती है, जबकि आभासी की इमेज नहीं बनती है। आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। क्लियर है बात? तो एक तो आभास सीधा,
पार्श्व रूप से उल्टा, दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है और बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। एक क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार कम से कम कितना होना जरूरी है। तो समतल दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण का आकार वस्तु के आकार से कम आधा होना जरूरी है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ चुका है याद रखना। कम से कम कितना होना जरूरी है, कम से कम आधा होना जरूरी है। जैसे अपन बात करें, माना कि वस्तु की लंबाई 6 मीटर की है, तो दर्पण की लंबाई कम से कम 3 मीटर तो होनी ही चाहिए, तभी जाकर के क्या होगा, उसका पूर्ण इमेज बनती है। एक क्वेश्चन आता है, यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु बी चाल से चल रही है तो कितनी चाल से चलती हुई प्रतीत होती है। तो यदि समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु बी चाल से चल रही है तो वह 2b चाल से चलती हुई प्रतीत होती है। अगर बी चाल से चल रही है तो वह 2b चाल से चलती हुई प्रतीत होगी। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में उतना ही पीछे बनता है जितनी वस्तु दर्पण के कहाँ होगी, आगे होती है। जितनी वस्तु दर्पण की कहाँ होती है, आगे होती है, इसलिए प्रतिबिंब उतना ही कहाँ बनेगा, पीछे। जैसे अपने घरों में आप देखो, जैसे एलईडी लगी हुई है, एक ड्रेसिंग टेबल है, तो ड्रेसिंग टेबल में एलईडी हमारी उतनी ही पीछे दिखाई देती है जितनी वो दीवार उसकी ड्रेसिंग टेबल से दीवार की दूरी होती है। तो हमेशा इमेज उतनी ही पीछे बनती है जितनी वस्तु दर्पण के आगे होती है। जैसे यहाँ पर ये दर्पण है, ये वस्तु है, तो ये इतनी कहाँ बनेगी, इसमें पीछे बनेगी। कहाँ बनेगी, इतनी ही पीछे बनती है। एक इसमें क्वेश्चन आता है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो उसका एक फॉर्मूला आता है 360 बटे थीटा -1। अब थीटा की जो वैल्यू दे रखी होती है वो भाग लगाना होता है। -1 तभी करते हैं जब भागफल का मान सम संख्या में होता है। जैसे 360 बटे थीटा -1, थीटा का मान 90 डिग्री है, 90 का भाग लगाएंगे 360 में 4 बढ़ जाएगा, और 4 में से 4 क्या है, सम संख्या, तो सम संख्या में से एक अपन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। पर आंसर क्या होगा, 3 होगा। वो अपन कल इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाएंगे। समानांतर स्थिति में इमेज कैसी बनती है और लंबवत स्थिति में इमेज कितनी बनती है। समतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, तो समतल दर्पण का उपयोग अपने घरों में करते हैं, पेरिस्कोप पनडुब्बी में किया जाता है, और एक कैलेडोस्कोप होता है जिसको बहुरूपदर्शी कहते हैं, उसमें भी समतल दर्पण प्लेन मिरर का ही यूज किया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों प्रतिबिंब से संबंधित या अपन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समतल दर्पण का उपयोग घरों में मोस्टली आईने के रूप में होता है, पेरिस्कोप में भी होता है, कैलेडोस्कोप में भी होता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों में काम में आता है। पनडुब्बी में बैठा हुआ व्यक्ति बाहर का दृश्य देखने के लिए जिस दर्पण का यूज करता है उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं उसको, प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। और एक बहुरूपदर्शी होता है जिसमें बहुत सारे रूप दिखाई देते हैं। इनमें समतल दर्पण को अलग अलग कोणों पर, अलग अलग एंगल पर क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। आपने सुना हो तो भगवान राम जी का मंदिर बना है अयोध्या में, तो वहां पर राम जी का सूर्य अभिषेक किया गया था। सूर्य की किरणों को डायरेक्ट राम जी के लाट पर प्रक्षेपित किया जाता है, जिसको सूर्य तिलक कहते हैं, याद रखना। तो उसके अंदर भी इसी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। उसके अंदर प्लेन मिरर वगैरह है, इनका ही यूज किया गया है अलग अलग एंगल पर सेट करके, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी के मस्तक पर सूर्य तिलक संभव होता है। सीधी सूर्य की प्रकाश किरण उनके मस्तक पर आकर के, उनके ललाट पर आकर पड़ती है, उसको सूर्य तिलक बोलते हैं। ये भी ठीक है दोस्तों। चलिए आज अपन इतना ही पढ़ेंगे इसके अंदर। कल मैं आपको बताऊंगा प्लेन मिरर के बारे में लिखवाऊंगा। उसके बाद अपन कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों के बारे में बात करेंगे। फिर इसमें लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस, अवतल लेंस क्या होते हैं, नेत्र दृष्टि दोष वगैरह क्या होते हैं, उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों। और फिर इसमें एक आई से संबंधित कुछ दृष्टि दोष वगैरह होते हैं, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दृष्टि विषम, आंखों के दोष हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर अपना चैप्टर पूरा हो जाएगा। लगभग मान के चलिए 3 से 4-5 क्लासेस की अभी और लगनी बाकी है। फिर अपना टॉपिक ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए कल मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।